अगर आपसे पूछा जाए कि आप दुनिया के किस यूनिवर्सिटी में पढ़ना पसंद करोगे या फिर दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो आपके माइंड में हार्वर्ड, वाटन, कैम्ब्रिज ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी के नाम आपके पहले आएंगे, आपके दिमाग में। और इंडिया से बहुत सारे स्टूडेंट का सपना भी होता है इनमें पढ़ने का, और कई सारे स्टूडेंट पढ़ भी रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आज से 850 साल पहले हमारे इंडिया में एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसमें सिर्फ देश से नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग पढ़ने के लिए आते थे। वो है द एशियन नालंदा यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि विदेशों में भी फेमस थी, इतनी फेमस थी कि उस टाइम पर विदेश से लोग यहां पर पढ़ने के लिए आते थे। और इसी कारण से इतिहास में हमारे भारत को उस टाइम का इतिहास का एजुकेशन हब माना जाता था, जो कि हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और उसी यूनिवर्सिटी की फिर से नया इनॉग्रेशन हाल ही में 19 जून को किया गया। नालंदा की पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। लेकिन अब हमारे मन में कुछ सवाल हैं। सवाल यह है कि क्या आज का ये नालंदा यूनिवर्सिटी पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी बन सकती जो कि वर्ल्ड फेमस थी? क्या आज की इस बदलती दुनिया में इस यूनिवर्सिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी कैपेबल है कि यहां से विदेशों से भी लोग पढ़ने के लिए आ सकते हैं? और क्या इस यूनिवर्सिटी की वजह से वापस इंडिया को, वापस भारत को एजुकेशन का हब बनाया जा सकता है? और क्या है इस नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। Wednesday, Prime Minister Narendra Modi will inaugurate a new campus building. राजगीर में बने नालंदा यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस का उद्घाटन करेंगे। शिक्षा का केंद्र रहे नालंदा से सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों की विरासत जुड़ी हुई है। बख्तियार खिलजी एक ऐसा शासक था जिन्होंने इस नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया था, ये बात तो सभी लोगों को पता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस यूनिवर्सिटी को जलाने से पहले बख्तियार खिलजी को एक ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज उसे दुनिया में कहीं नहीं मिला, लेकिन इस बीमारी का इलाज सिर्फ नालंदा यूनिवर्सिटी में मिला। यस, और वहां पर वो आकर के अपने ट्रीटमेंट भी सही किया और वो सही भी हो गया। और तो सवाल अब ये आता है कि जब उसकी ऐसी बीमारी थी कि वो मरने वाला था और उसकी ट्रीटमेंट इसी यूनिवर्सिटी में मिली, तो सवाल ये आता है कि क्यों फिर इस यूनिवर्सिटी को जलाया गया जब उसकी ट्रीटमेंट नहीं मिली? तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जानना होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगर हमारे चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें हिम्मत बहुत मिलती है ऐसे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए बिना देर किए इन सभी सवालों का जवाब आज आपके साथ प्रूफ के साथ डिस्कशन करते हैं। इतिहास में एक वो समय था जब भारत के अंदर गुप्ता एम्पायर का शासन सबसे ज्यादा था, एकदम पीक पे था। और उस समय के सबसे महान सम्राट जो थे वो कुमार गुप्ता थे। और कुमार गुप्ता ने उस समय भारत में राजगृह, जो आज के नाम पर राजगीर पड़ता है, उस जगह पे एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई जहां पर विदेशों से भी लोग, खास करके चाइना, तिब्बत, मंगोलिया और कोरिया से लोग पढ़ने के लिए आते थे। उस समय इस नालंदा यूनिवर्सिटी को चलाने वाले आचार्य को ये बात अच्छे से पता थी कि इस एजुकेशन को किसी भी राजा के इन्फ्लुएंस में आने ना दिया जाए, तभी सो ही अच्छा है। और इसीलिए वहां के जो आचार्य थे उन्होंने अपने इस यूनिवर्सिटी के आसपास 200 गांव में जाकर के और भिक्षुक के रूप में पैसा मांग करके जो पैसा इकट्ठा होते थे उसी पैसे से इस पूरी यूनिवर्सिटी का खर्च चलता था। मतलब वो क्या करे कि एजुकेशन सिस्टम को इस पॉलिटिकल सिस्टम से अलग रखे, ताकि वो सिस्टमेटिक तरीके से हम अपने अनुसार से, हम अपने हिसाब से, बिना किसी के कंट्रोल किए इस संस्था को अच्छे से चलाया जा सके। और इस संस्था से पढ़ करके ना एक से एक विद्वान बने हैं। अब हम लोग जानते हैं कि जिनके नाम पर हमने अपना फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया है वो है आर्यभट्ट, नागार्जुन, धर्माकृति। और सिर्फ इंडिया से ही नहीं बाकी चाइनीज से, अलग अलग विदेशों से भी लोग, जैसे कि यूएन सैंग, मैंने आपको बताया, ये सभी ऐसे ऐसे लोग हैं जो यहीं से पढ़ करके एक अच्छे मुकाम पहुंचे, जो कि ये दर्शाता है कि ये नालंदा यूनिवर्सिटी उस टाइम वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी थी। अगर थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो 1193 जब इंडिया में, भारत में मोहम्मद गौरी का शासन था, तो उसके एक चीफ जो कि बख्तियार खिलजी टर्की से आए थे, उन्होंने उनको ऑर्डर दिया कि आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाके अपनी शासन को चला सकते हो। और तब वो दिल्ली से लड़ते लड़ते बिहार तक आए और आखिरकार 1200 में वो बिहार पहुंचे। और बिहार में आते हुए उनकी ऐसी बीमारी हो गई जो ठीक ही नहीं हो पा रही थी। उन्होंने अपने हकीम से कई प्रकार की दवाइयों का सेवन किया, लेकिन फिर भी उसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आ रहा था। लेकिन जब उनको पता चला, कुछ लोग उनको बोले कि अगर आपको इन बीमारी का इलाज करना है तो आपको नालंदा यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा।
लेकिन स्टार्टिंग में तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि वो इस्लामिक दवाइयों के अलावा किसी और चीज को ट्राई करना ही नहीं चाहते थे। लेकिन फिर जब उनकी हालत और खराब होती गई तब वो धीरे धीरे रेडी हो गया कि चलो ठीक है, जाके देखते हैं। लेकिन उसने उस नालंदा यूनिवर्सिटी के आचार्य राहुल श्रीभद्राचार्य को पहले कहा कि मैं वहां आपके कोई भी दवाई नहीं खाऊंगा, नहीं कुछ भी वहां पर चीजें सेवन करूंगा, हमें बस ऐसे ठीक करके बता दो। तो उन्होंने राहुल श्रीभद्राचार्य जी ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया कि ठीक है, मैं आपको कुछ खिलाऊंगा नहीं, कुछ पिलाऊंगा नहीं, मैं ऐसे ठीक करके दिखाऊंगा। और जब वो वहां पर गए तो उसने देखा कि कुछ हुआ नहीं। वहां के जो श्रीभद्राचार्य आचार्य जी थे उन्होंने उनको कुरान पढ़ने को दिया। जब वो कुरान पढ़ रहे थे उनको कहा कि पूरा कुरान पढ़िए। उन्होंने कहा कि हमने तो कुरान पढ़ा है, बोले कि एक बार और पढ़िए। जब वो कुरान पढ़ना शुरू किए तो धीरे धीरे ठीक होते गए। लेकिन सबसे शॉक्ड वाली बात ये लगा उनको कि कुरान तो मैंने पहले ही पढ़ा था, लेकिन ऐसी बदलाव ऐसा क्या हो गया इस कुरान में कि हमको मेरी बीमारी, मेरी तबीयत धीरे ठीक होने लगी। तो उन्होंने, वो आचार्य जी ने उन्हें बताया कि हमने इस कुरान में हमने एक ऐसे छोटे छोटे हर्ब्स के जो फ्रेग्रेंस मिला दिए हैं, ताकि ये जब आप पढ़ते हो जो आपके मुंह के थ्रू, आपके नाक के थ्रू से सांस के रूप में इसके फ्रेग्रेंस, इसके जो सेंट होते हैं ये आपके नोज के थ्रू से एंटर करते हैं, तब से आप धीरे धीरे मतलब ठीक होना शुरू हो गए हो। और जब से उनको ये बात पता चली ना, उनको बिल्कुल अजीब लगा, उनके पैर के नीचे जमीन खिसक गई, उन सॉफ्ट हो गए। वो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ऐसी, अब जब उनको पता चला कि ऐसी मेरी तबीयत इस वजह से ठीक हो रही है, जब उनको ये लगा कि इस यूनिवर्सिटी के आचार्य के पास ऐसे टैलेंट है, इस लेवल का नॉलेज है कि वो हमें बिना कुछ खिलाए भी हमारे इस इतनी खतरनाक बीमारी को ठीक कर सकते हैं, तो वो इस चीज से शॉक्ड में रह गए। और शॉक्ड के साथ साथ ना कहीं भी उनके दिमाग के अंदर ये कीड़ा कहीं पक रहा था, और वो कीड़ा था लालची का कीड़ा। वो कीड़ा था एक जलनशीलता की कीड़ा। उनके माइंड में ये था कि हम जिस धरती पे एक्सपैंड करने के लिए आए हैं, जिस धरती पे शासन करने के लिए आए हैं, उस धरती पे पहले से ही इतने टैलेंटेड लोग, इतने टैलेंटेड यूनिवर्सिटी जहां से लाखों लोग का इलाज होता है, 1000 लोग वहां से सेवन प्राप्त करते हैं, 1000 लोग की तबियत खराब होती है, तो वहां पर हमें लगता कि अगर इतने टैलेंटेड लोग रहेंगे तो शायद हम अपने आगे की मतलब फ्रीडम रूप से नहीं चला पाएंगे अपने शासन को। और इसीलिए उसने इस नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाने का निर्णय लिया, और सिर्फ नालंदा यूनिवर्सिटी को नहीं जलाया बल्कि वहां के आचार्य को भी मार डाला, जो कि बहुत गलत हुआ। और ऐसा कहा जाता है कि वहां पर इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी जहां पर 90 लाख से भी ज्यादा हैंडराइटिंग मैन्यूस्क्रिप्ट थे, जो कि इतने खतरनाक थे। 90 लाख आप समझ सकते हो, जो कि हाथ से लिखे हुए ऐसे ग्रंथ थे, ऐसे जो जब वो जल रहा था ना, जैसे माना जाता है कि 3 महीने तक वो आग जली थी। आज अगर कोई चीज जलता है ना तो उसकी कीमत नहीं होती है, लेकिन उस टाइम सोचो कि 90 लाख ऐसे मैन्यूस्क्रिप्ट थे जो जल रहे थे, जो हाथों से लिखे हुए, वो कोई पेपर नहीं थे, वो नॉलेज थी। शायद आज वो नॉलेज अगर रहती ना हमारे पास, तो आज इंसान क्या कर लिया होता। जितने लोग उन नॉलेज को लिए, इकट्ठा किए, ग्रहण किए, उन्होंने अपनी जिंदगी को कहीं ना कहीं बहुत ट्रांसफॉर्म किए। लेकिन उस दिन से जब सारा का सारा मैन्यूस्क्रिप्ट जल गया, खत्म हो गया, राख बन गया, 3 महीने तक वो आग जली थी, ऐसा लग रहा था कि दुनिया खत्म हो गई उस नॉलेज से। नालंदा यूनिवर्सिटी जलने के सैकड़ों सालों तक किसी के मन में भी ये ख्याल नहीं आया कि इस यूनिवर्सिटी को फिर से रिवाइवल किया जाएगा। लेकिन आखिरकार 2006 ईस्वी में हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के मन में ये बात आती है कि इसे फिर से हमें रीऑर्गेनाइज करना चाहिए, इसे हमें वापस रिवाइवल करना चाहिए। और इसी को लेकर के हमारे सुषमा स्वराज फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को ये ऑर्डर देते हैं कि इस नालंदा यूनिवर्सिटी का जिस देशों के साथ लिंक था उन्हें मिल करके इस चीज को फिर से डेवलप करना चाहिए। और इसी के लिए बिहार सरकार ने भी 455 एकड़ की जमीन को अलॉट किया, और आखिरकार 19 जून 2024 को हमारे PM मोदी के द्वारा इस चीज को रीइनॉग्रेट किया गया। नरेंद्र मोदी जब नालंदा पहुंचे तो उन्होंने खंडहर बन चुके उस प्राचीन गौरव को गौर से देखा, काफी देर तक घूमे, और इसके बाद यहां से करीब 17 किलोमीटर दूर बनी नई नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का भी उद्घाटन किया। लेकिन क्या आपको एक बात पता है कि आज भी 2014 से नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई चल रही है? ये कैसे हुआ? हाँ, तो जब नालंदा यूनिवर्सिटी का काम अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो बिहार गवर्नमेंट ने 2014 के पहले से ही राजगीर में स्थित राजगीर कन्वेंशन सेंटर को क्लासरूम और वहां से थोड़ी सी दूर पर स्थित यथागत लीज हॉस्टल के रूप में ले लिया, और तब से क्लासेस वहां पर चल रही है, बहुत सारा स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ तक कि 20
अलग अलग देश से कंट्री से स्टूडेंट आकर के पढ़ाई कर रहे हैं। और अगर प्रेजेंट टाइम में जहां पर नालंदा यूनिवर्सिटी की डेवलपमेंट हो रही है, अगर वहां की बात करें तो वहां पर 2 एकेडमिक्स ब्लॉक्स और 40 क्लासरूम फुल्ली एसी के साथ रेडी हो चुका है, जिसमें एक क्लासरूम में 300 बच्चे की कैपेसिटी है। इसका मतलब 1500 2000 स्टूडेंट के लिए अभी तक पढ़ने के लिए रेडी वहां पर पूरा यूनिवर्सिटी रेडी हो चुकी है। और यहाँ ऐसा माना जाता है कि इस नालंदा यूनिवर्सिटी में पूरे एशिया का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम, सबसे बड़ा लाइब्रेरी बनाया जाने वाली है। तो ये सबसे बड़ी बात होती है। इसके साथ इस नालंदा यूनिवर्सिटी को तो इसकी मिशन को, इसकी विजनरी को थोड़ा सा पर्पस से एक्स्ट्रा विजन देख करके बनाया जा रहा है। इसमें 100 एकड़ की जमीन को सिर्फ वाटर बॉडी से भरा गया है ताकि रीयूज वाटर बार बार हो सके, वाटर की दिक्कत ना हो। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जो कि फुल्ली सोलर सिस्टम से चलने वाली होगी। मतलब पूरी विजनरी देख के बनाया गया, आने वाले पर्यावरण का भी ध्यान रखा गया है और सब कुछ का देख करके रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। और इस चीज से ना इंडिया को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। फायदा क्या होगा कि अगर हमारे इंडिया में ये चीज होता है तो आसपास के नाइबोरियन कंट्री जो होते हैं वहां से स्टूडेंट पढ़ने के लिए आएंगे, जिसकी वजह से हमारे नाइबोरियन कंट्री के साथ रिलेशनशिप बॉन्डिंग बहुत मजबूत होगी। और आने वाले समय में ये इंडिया के लिए फिर से एजुकेशन हब बन सकता है। और शायद हम इसी दिन को मिस करते हैं, इसी दिन को याद करते हैं कि जिस प्रकार से फ्यूचर में इंडिया को, भारत को जाना जाता था एक एजुकेशन हब के नाम पे, और शायद हम भी धीरे धीरे बनने की प्रयास कर रहे हैं। और ये अगर होता है तो शायद कुछ हद तक ये चीज पॉसिबल हो सकता है। और यही करना, यही होना हम सब के लिए गर्व की बात है। और यही बातें, इन्हीं सब टॉपिक्स को लेकर के हमें आप तक पहुंचाने से हमें फर्क पड़ता है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, थोड़ा सा इंस्पायरिंग लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपके लिए तो फ्री होगा, लेकिन ऐसे हमें बहुत हिम्मत मिलती है ऐसे वीडियो बनाने के लिए, रिसर्च करने के लिए। इस वीडियो को ऊपर देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।